Namaskar and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie, or imagination. So 2022 was a very eventful year and we launched two courses. Debunking Mythology course was launched with a new content, and also the yoga certification course was also launched with a new content. So you can join any of those two courses and learn about Sanatan Dharma or Hindu culture, or the most important thing, yoga. And also 2022 saw many books launched by me. One of the most popular books of 2022 is being Pandavas, the Famous Five, and Yoga Sutra as it is, Transcending the Mind. So thank you all for liking the books and the content that I wrote. And I also appreciate that all of you have commented that our shows have improved in quality over the years. This is our third year in operation, and it has improved in quality. I'm very grateful to you. I have a very special guest today. She is a professor, she has written many books, and she's considered an authority on the topics that she researches. So she has done many shows with us. So let us welcome Professor Kusumlata Kedia. The show is in Hindi. Namaskar, welcome. So आपने तो चीन पे बड़े अच्छे 2-3 पिछले शोज किए हैं अभी यहाँ पे हमारे शो पे, हमारे चैनल पे। और चीन के बारे में जिस तरह आप एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी दुनिया में कोई भी जो एक इंडियन पर्सपेक्टिव आप लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इंडियन पर्सपेक्टिव बहुत जरूरी है, क्योंकि यूरोपियन पर्सपेक्टिव फेल हो चुके हैं और यूरोपियन वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड हैज आल्सो चेंज। लाइक फॉर एग्जांपल, अफ्रीका में यूरोप के बारे में देयर इज अ वेरी यूरोप इज ऑलमोस्ट डिटेस्टेड इन अफ्रीका, इंक्लूडिंग फ्रांस। फ्रांस जो है 15 देशों का गोल्ड रिजर्व अफ्रीका में कंट्रोल करता है आज के दिन भी। जो भी आप फ्रांस में राइट्स देखते हैं, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दैट एक्टिव कोलोनियलिज्म टुडे। चीन भी अभी वही स्टेप्स कर रहा है जिसकी वजह से अफ्रीका यूनियन में उसके प्रति काफी घृणा बढ़ती जा रही है। और लेकिन चीन के जो अपने अपने जो उनके बॉर्डर स्टेट्स में जो एक्शंस हैं दूसरे कंट्रीज के विरुद्ध, जैसे भारत का तिब्बत उन्होंने ऑक्यूपाई किया। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो चीन का जो लैंड ग्रैबिंग का जो इतिहास है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं सलामी साइसिंग, विच इज अ इंग्लिश वर्ड, उसका हिंदी में क्या बोलेंगे कि धीरे धीरे टुकड़े लेता रहता है धीरे धीरे। तो 1959 में 1962 में चीन ने भारत से तिब्बत छीना, लेकिन उसके ऊपर कभी भारतीय या किसी ने बात नहीं किया ज्यादा, जबकि हम लोग मानते हैं, लेकिन भारत ने उसको लीगलाइज किया। तो मैं यहां से शुरू करता हूं आपसे चीन के ऊपर, कि चीन के बारे में कि जो ये जो लैंड ग्रैबिंग इतिहास है, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि हाउ डज चाइना थिंक। पहली बात, चीन तो बेचारा है। चीन ने कभी किसी का कुछ नहीं छीना। चीन को छीन लिया गया है कम्युनिस्टों के द्वारा। तो जो बेचारा शिकार है, विक्टिम है, उसको ही शिकारी कहना, ये भाई यूरोप की खासियत है। और ये खासियत केवल दुष्टता की नहीं है, दुष्टता से अधिक मूर्खता की है। मूर्खता से भी अधिक इग्नोरेंस की है। चीन भारत का जमीन छीन ही नहीं सकता है, कारण जिसको चीन कहते हैं उसको स्वयं चीन झुआंगुआ कहता है। और वो झुआंगुआ है कहाँ? वो पैसिफिक के कोस्ट पर है। और चीन पर कम्युनिस्ट ऑक्यूपेशन, अ बारबैरिक devilish communist occupation occurred in 1949 with the help of United States of America. अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और ट्रूमैन थोड़ी सी बुद्धिमानी से काम किए होते
तो चीन बेचारा, चीन बेचारा, चीनी बेचारे शांति से सांस ले रहे हो, लेकिन चांग काई शेक को भगाकर माओ से तुंग वाली कम्युनिस्ट पार्टी को हैंडओवर कराया। क्यों? जापान को कंटेन करने के लिए और स्टालिन के रूस को कंटेन करने। क्यों? क्योंकि रूजवेल्ट को और ट्रूमैन को ये वहम दिया गया कि साहब ये माओ से तुंग वाली जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये उतनी कम्युनिस्ट नहीं है, ये तो डेमोक्रेटिक है, ये तो कुछ कुछ हम लोग जैसी यानी कि अमेरिकन जैसी है। ये माओ से, इस पर बहुत विस्तार से लिखा गया है, बहुत विस्तार से लिखा गया। तो एक बात को ध्यान से समझिए, चीन भारत की न शत्रुता थी न शत्रुता है। शत्रुता है ऑक्युपायर ऑफ चाइना, इलीगल, आर्बिट्रेरी, artificial and therefore transitory occupation of China by Communist Party। और ये जो जिसको आप लोग चीन कह रहे हैं वो किसका किसका ऑक्यूपेशन है? चाइना। और इसको चाइना केवल हम भारतीय कहते हैं। कब से कहते हैं? फ्रॉम टाइम इन मेमोरी। अभी उसके हम प्रमाण देंगे इसको। ये भारत का एक जनपद है। जनपद का मतलब आप कह सकते हैं एक प्रोविंस है। तो भारत अपने एक जनपद को चीन बुलाता है, जैसे आज हमारे जनपद है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है, कश्मीर है, वैसे ही हमारा जनपद वो स्वयं को झुआंगुआ झुआंगुआ टाइप कुछ बुलाता है। और यूरोप तो, यूरोप का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या है? यूरोप का एक्सटेंशन है। यूरोप के जो लोग जाके बसे वो अपने को अमेरिकन कहते हैं। जो वास्तविक अमेरिकन है वो कहाँ है मुझे नहीं पता। तो 18 सेंचुरी नहीं, 18 सेंचुरी तक वो भारत तक आने के कारण यूरोपीय लोग उसको कैथे वैथे के नाम से बुलाते। पुराना लिटरेचर देख लीजिए, 19 सेंचुरी में भी कैथे वैथे बुलाते। अभी भी चाइना जापान वॉर आपको लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा। सिनो जापानीज वॉर, इंडिया चाइना वॉर आपको नहीं मिलेगा। इंडो सिनो वॉर मिलेगा। सिनो क्यों बोलते हो भाई? CHINA बोलो, CINO सिनो क्यों बोलते हो? क्यों? क्योंकि यूरोप चीन को नहीं जानता है उसी प्रकार से जिस प्रकार सोवियत रूस या रूस जो 13वीं 14वीं 15वीं में कुछ बसावट है और 17वीं 18वीं में कोई शेप ले रहा है, वो साइबेरिया को नहीं जानता है। तो जो 3-4 चीज पूछे, पहले चीन को डिफाइन करने का मैं कोशिश कर रही हूँ। ऑक्युपायर है कम्युनिस्ट पार्टी, उसी तरह से जैसे लेनिन स्टालिन वाला सोवियत रूस, रूस तो नहीं था। और 1990 में या 91 90 में शायद पोस्ट गोर्बाचोव जब वो बिखरा तो उससे 14-18 टुकड़े अलग हुए जिनको आर्टिफिशियल, इलीगल, आर्बिट्रेरी नेशन स्टेट की संज्ञा दी गई। क्यों? क्योंकि आर्बिट्रेरी इलीगल में क्यों कह रही, इसके पहले तो ये नेशन स्टेट के रूप में थे भी। तो ये जो कम्युनिस्ट ऑक्युपेशन है ये है चाइना या झुआंगुआ का, ये ऑक्युपेशन है मंचूरिया का, ये ऑक्युपेशन है मंगोलिया का, ये ऑक्युपेशन है सिक्योंग का, ये ऑक्युपेशन है तिब्बत का, और ये ऑक्युपेशन है हेन्नान का। मेरे हिसाब से कुछ और एरिया है जो चीन का हिस्सा नहीं है, उसका क्या चीनी नाम है मैं उच्चारण नहीं कर पाती हूँ। तो पहली बात, ये 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में जा रहा है और उसके बाद ये तक नहीं पता है कि जिसको कम्युनिस्ट हाथों में सौंपा कितने लोगों को, उस समय कोई 40-45 करोड़ लोग नहीं थे,
1949 में जब ये पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना शेप में आया है, तो आधा चाइना, जिसको आज आप चाइना कह रहे हो, वो तो उसके पास नहीं था। 1949 अक्टूबर में तिब्बत तो उसके पास नहीं था। और सिक्योंग शब्द का अर्थ ही उनकी भाषा में है न्यू फ्रंटियर। और ये न्यू फ्रंटियर मुझे किसने अर्थ बताया? यूरोपियन अंग्रेजी में जो राइटिंग है, इंग्लिश में जो राइटिंग है, जो कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड अपने को बड़ा ज्ञानी बताते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि साहब सिक्योंग का अर्थ है न्यू फ्रंटियर। और बाद में इसका ट्रांसलेशन 1949 में तो ये आया, 1980-90 में न्यू फ्रंटियर की जगह न्यू टेरिटरी आप कहने लग गए। सबसे पहले चीन का जो ऑक्युपायर है वो कौन है? मतलब मंचूरिया, जो 16वीं से 20वीं शताब्दी तक है, 1911 तक है। मंचूरिया वाले मांचुओं ने सबसे पहले सिक्योंग को अपना नया टेरिटरी कहा। और मांचू चीनी नहीं है, वैसे भी नहीं है जैसे इंग्लैंड वाले अमेरिकन हैं। ये कुछ ऐसी चीज है जैसे कि इंग्लैंड वाले और जापान वाले। तो मांचू और चीनी दो अलग एंटिटी हैं। और मांचुओं के पहले मंगोल हैं, मंगोलों के पहले और बहुत से लोग हैं जो तुर्क, तुर्क संस्कृत शब्द तुरुष्क का अपभ्रंश है। और ये मांचू और ये मंगोल और तुरुस्क, ये कौन है? ये सब भरतवंशी हैं, भारतीय हैं। ये सब नंदिनी से उत्पन्न है। तो दो चार बातों के बारे में स्पष्टता होनी चाहिए। भारत की जिस जमीन को चीन ने नहीं ऑक्युपाई किया है, कम्युनिस्ट पार्टी ने ऑक्युपाई किया है। कम्युनिस्ट पार्टी का ऑक्युपेशन कोई जवाहरलाल नेहरू का ब्लंडर या मूर्खता नहीं है। ये जवाहरलाल नेहरू का शुद्ध देशद्रोह है। स्टालिन के कहने पर सिक्योंग पर कब्जा करवाया है। 1947, 15 अगस्त 1947 तक वहां ब्रिटिश ऑफिसर, कोई एजेंट वहां बैठा है, उसका नाम वहां भी मैं अगले भाषण में आप लोग को बता दूं। तो वो हैंडओवर किसको हुआ है? वो हैंडओवर हुआ है भारत को। 1940, 15 अगस्त 1947 के बाद, अक्टूबर 1949 के बाद, यानी जब माओ को ट्रूमैन ने हैंडओवर कराया, उसके बाद नेहरू कह रहे हैं जी ये चीनी टेरिटरी है। उसी प्रकार जैसे तिब्बत चीनी टेरिटरी है। ये ब्लंडर नहीं है, मूर्खता नहीं है, कोई बड़ी गलती नहीं है, इरादे अच्छे हैं, गलती बड़ी है नहीं, ये शुद्ध देशद्रोह है। और ये सारा मामला रिकॉर्डेड है। तो अभी अमेरिका में ही आप लोग सुनेंगे, मैंने भी अमेरिकन पुस्तकों को ही पढ़ा, कि जिसको आज आप पीआरसी, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहती हैं, ये तो कोई नेशन स्टेट भी नहीं है। भाई नेशन स्टेट में दो शब्द है, एक नेशन एक स्टेट। यहाँ तो बहुत सारे नेशन है, चाइना में ही बहुत सारे नेशन है। उसके बाद मंचोरिया बड़ा, मंगोलिया बड़ा, सिक्योंग के उइगर बड़े। उइगर लोग तो ब्राह्मण है ना भाई, स्टेट क्राफ्ट के पारंगत ब्राह्मण, जिनका किसी समय कन्वर्जन हुआ। और तिब्बत, विशाल तिब्बत तो चीन का ऑक्युपायर रहा है, चीन पर इसने शासन किया है। और दक्षिण का पूरा हिस्सा, जो इनकी पीली नदी है, उसको वांगो या क्या कहते हैं, पीली नदी के जो नीचे का हिस्सा है, यानी इन पांचों को गायब कर दिया मैं। किसको किसको? हेन्नान, तिब्बत, सिक्योंग, मंगोलिया, मंचूरिया। अब जो बचा, इसका जो दक्षिणी हिस्सा है, कहां से दक्षिणी हिस्सा? वांगो पीली नदी का। आप चीन को उठा के पढ़ लीजिए, 8वीं 9वीं शताब्दी के पहले वांगहो के दक्षिण का चर्चा तक चीन में नहीं है।
क्योंकि इसको चीन का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये एक दलदली इलाका है जहां पर चंपा, जिसको आप वियतनाम कह रहे हैं, चंपा से, चंपा जो भारतीय क्षेत्र है, भारतीय क्षेत्र का अर्थ ये यूरोप वाले नेशन स्टेट वाले नहीं समझेंगे। कौन समझेंगे? जो चक्रवर्ती राजा, जहां धर्मानुशासन है, वो समझेंगे। तो आज का वो विषय नहीं है। तो आपके प्रश्न का उत्तर, चीन अकुपायर नहीं है, चीन अकुपाइड है। चीन एग्रेसर नहीं है, चीन विक्टिम है। किसका? कम्युनिस्ट पार्टी का। और उस कम्युनिस्ट पार्टी की औकात नहीं थी नन्हे से हिस्से पर कब्जा करने की। इस पर कब्जा कराया है रूजवेल्ट ने, अमेरिका के प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के, और ट्रूमैन ने। और क्यों कराया? जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो मिलिट्री हेड वहां था, उस मिलिट्री हेड को चांग काई शेक पसंद नहीं थे, उनको माओ से तुंग पसंद थे। और उनका ये मानना था कि इस माओ से तुंग से हम जापान को कंटेन कर लेंगे, हम सोवियत रशिया को कंटेन। एक दूसरा, चीन ने कोई भारत का हिस्सा नहीं कब्जाया है। चीन बेचारा कहाँ है? कम्युनिस्ट पार्टी ने कब्जाया है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, ये जवाहरलाल नेहरू का ब्लंडर नहीं है, ये हैंडओवरिंग है। भाई 1962 में जो लड़ाई हुई है, उस लड़ाई में कितने सैनिक इन्वॉल्व थे? जवाहरलाल नेहरू ने जो ग्राउंड फोर्स है उसको एयर कवर तो दिया नहीं। और घटनाक्रम क्या है? घटनाक्रम ये है, क्यूबन क्राइसिस है। वो सोवियत रूस ने कुछ मिसाइल विसाइल लगा दिए थे, अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने प्रोटेस्ट किया, माओ गया बात करने, ब्रेजनेव हुआ क्या, कौन उसका प्रेसिडेंट था, उसने कहा जाओ भाई जो मन हो कर लो, डोंट ट्रबल अस। और जिस दिन सोवियत रूस खाली हुआ है मिसाइल क्राइसिस से, उस दिन चाइना दुम दबा के यूनिलैटरल यूनिलैटरल सीज फायर करके भाग गया। और जो जवाहरलाल नेहरू कश्मीर के मामले को ले जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन में, क्यों? स्टालिन ने कहा था कश्मीर हैंडओवर होना है। किसको? माओ से तुंग वाली कम्युनिस्ट पार्टी को। कम्युनिस्ट पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी आप नहीं कह सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को काट के मार दिया जाता है, कुत्ता बिल्ली नहीं माने, मछली वछली जैसे काटी जाती है, बकरी वकरी जैसे काटी जाती है, वैसे काटा जाता है। तो कश्मीर भी, कश्मीर को ले गए थे यूनाइटेड नेशन में, लेकिन चाइना वाले मामले को तो नहीं ले गए। सिक्योरिटी काउंसिल की सीट तो भारत को आनी थी ना भाई। जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं जी हमको नहीं चाहिए, चीन को नहीं दे रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी को दे रहे। तो ये स्पष्टता आवश्यक जी। इसी इंक्रीजिंगली क्या हो रहा है, इंक्रीजिंगली वर्ल्ड इज रियलाइजिंग, मतलब लोगों को पता भी लग रहा है कि इट्स अ कम्युनिस्ट पार्टी, नॉट द चाइना। सो पीपल आर यूजिंग द राइट टर्म्स आल्सो, कि ये कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से चीन ऐसा बिहेव करता है। अ, तो तो ऐसा उन लोगों को लगता है। लेकिन ये जो छोटे छोटे स्टेट्स बनाने का जो यूरोपियन प्लान था, छोटे छोटे, जैसे भारत को भी जब उन्होंने इंडिपेंडेंस दी, स्वतंत्रता दी, तब भी उन्होंने भारत के करीब, मैं काउंट देखा था तो 661 स्टेट्स बनाए थे, 661 स्मॉल स्टेट्स। और मिडिल ईस्ट में जो है कितने छोटे छोटे राष्ट्र बना दिए। इराक, जो एक पर्शिया था बड़ा सा, उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे राष्ट्र बना दिए। तो भी हम लोग को दिखता है कि ये यूरोपियन वे ऑफ थिंकिंग है, यूरोपियन वे ऑफ थिंकिंग की, जहाँ पे स्मॉलर स्टेट्स बनाए जाए विच आर इजीली एबल टू बी कंट्रोल्ड। और ये सारे स्टेट्स जो पहले म्यूचुअली डिपेंडेंट थे, जैसे फॉर एग्जांपल इराक और ईरान, वो पर्शिया का ही पार्ट था, एक एक ही देश था पहले, लेकिन उसको छोटे छोटे देश बना दिया। तो अभी सारा जो फूड प्रोडक्शन है वो ईरान में रह गया, और इराक इज मोस्टली डेजर्ट, वहां पे कुछ उगता नहीं है। तो दे क्रिएटेड, बाय क्रिएटिंग स्मॉल स्टेट्स, उन्होंने स्टेट्स जो बनाए दे बिकम सेल्फ डेफिशिएंट, वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को जब अलग किया, इंडिपेंडेंट किया,
और अफगानिस्तान को अलग किया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान वर द ट्रेड रूट्स फॉर इंडिया। तो दोनों ही स्टेट्स कैन नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली। तो ये जो चीन के अगेंस्ट एक कैंपेन जो चलता है अभी आजकल, जो कैंपेन है, मैं बड़ा लोगों को शायद ठीक न लगे, लेकिन मैं जरूर बोलूंगा उसको, कि ये जो चीन और भारत को लड़ाने का प्रोग्राम है, कम्युनिस्ट पार्टी का तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन ये मोस्टली वेस्टर्न प्रोग्राम है ताकि भारत जो है लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स में लगा रहे, कहीं बाहर ना निकल सके। तो पाकिस्तान को पश्चिमी में रख दिया, और उत्तर में और उत्तरी पूर्वी दिशा में उन्होंने चीन को कर दिया। दोनों जगह पे प्रोत्साहन तो वेस्टर्न फोर्सेस का ही है कि वो कॉन्फ्लिक्ट रहे ताकि भारत आगे ना बढ़ पाए। और एक चीज बड़ी समझ में आती है क्लियरली नाउ, आप तो हिस्ट्री के बारे में सबको इतना आपने लेख लिखे हैं, आप बताती रहती हैं, और मैंने जो थोड़ा सा जो स्टडी किया है अभी तक, और उसमें मुझे ये लगा कि ये जो मोस्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स जो एशिया में है वो सारे वेस्टर्न क्रिएटेड हैं। इधर सीआईए क्रिएट कर रहा है या फिर ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी क्रिएट कर रहा है। साउथ अमेरिका को पूरा अनस्टेबल करके रखा हुआ है, अफ्रीका भी पूरा अनस्टेबल है, ताकि यूरोप, मतलब वेस्ट का मतलब क्या होता है, यूके, यूएस और यूके, यूके और यूएस और उसकी टेरिटरीज, यही वेस्ट है। बाकी यूरोप इज डिफरेंट। यूरोप जो है वो थोड़ा मोर सेंसिबल लोग हैं क्योंकि ट्रेडिशनल है, उन्होंने सारे वॉर्स उन्होंने ही झेले हैं सारे के सारे। तो एक केस ये सब समझ में आते हुए भी, तो आज के चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को किस तरह लोग समझा सकते हैं, या फिर कौन उनको बता सकता है कि किस तरह दे आर प्लेइंग इनटू द हैंड्स। अब मैं पूरी क्षमा याचना के साथ आपने जो बोला उसको नोट किया है और उस पर टिप्पणी करते हुए आगे बढ़ूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आपका प्लीज। आखिरी था कम्युनिस्ट पार्टी को कैसे समझाएं। हाँ। एक मिनट, पार्टी को कैसे समझाएं, तो पहले हम टिप्पणी कर दें तो सारी बात साफ हो जाएगी। आपने कहा यूनाइटेड वो इंग्लैंड ने भारत को स्वतंत्रता दी। भाई, इंग्लैंड की औकात क्या है किसी को स्वतंत्रता देने की? अपने खाने का ठिकाना नहीं है 42 में। चर्चिल के एक क्या, चर्चिल वाली किताब दीजिएगा जरा मुझे, उसका एग्जैक्ट नाम बता रहे हैं। वो 50 साल 70 साल बाद जो किताबें छपती हैं उसमें दिया हुआ है, अमेरिका प्रोटेस्ट कर रहा है कि भाई अनाज को इतना भंडारण मत करो, और चर्चिल कह रहा है, जब पकड़ लिया गया, चर्चिल पेपर्स, सीक्रेट पेपर्स पर, तो वो कह रहा है कि साहब अनाज नहीं रखेंगे तो लड़ाई के बाद हम खाएंगे क्या, और ये अनाज हम बेचकर, यही हमारी करेंसी है, हम यूरोप से करेंसी लेंगे। 1947 में इंग्लैंड भारत का कर्जदार है। इंग्लैंड का अपना सर्वाइवल का इशू है, एम्पायर रखने का उनका औकात नहीं है। और ये झूठ है कि भारत को स्वतंत्रता दी, भारत को परतंत्रता, इस पर अलग से बात करेंगे। दूसरा, उन्होंने छोटे छोटे 650 स्टेट बना दिए। अरे, बनाने वाले का औकात, औकात का मतलब सामर्थ्य, कैपेसिटी होना चाहिए ना। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एक विषय है, और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स प्री एग्जिस्ट कर रहे थे, जो प्रिंसली किंगली स्टेट थे। किंगली स्टेट को पहले तो प्रिंसली स्टेट कहना, तो इसकी औकात नहीं बनाने की है। इसका वॉइस राय तो हमारे राजा के सामने बैठ नहीं सकता था, जो छोटे हैं। वो जो छोटे भी हैं तेरे इंग्लैंड से बहुत बड़े हैं, इंग्लैंड छोड़, तेरे ग्रेट ब्रिटेन से भी बहुत बड़े हैं, तेरे फ्रांस से भी बहुत बड़े हैं। तीसरा, मिडिल ईस्ट को बहुत से नेशन स्टेट में बांट दिया, यूरोपीय स्वभाव है और ये स्टेट्स नॉट वाइबल है। अरे भाई, ये पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट का इलाका है, ये अर्ली 20th सेंचुरी तक या लेट 19th सेंचुरी तक एक वीरान इलाका है। इसमें बहुत थोड़ा सा जनसंख्या है, कहां पर, जहां थोड़ा पानी वानी। और इसको बॉर्डर लाइन खींचा उन्होंने किस लिए? पेट्रोल के लिए। और पर्शिया जो है कोई नेशन स्टेट के रूप में नहीं, सब साम्राज्य है और भारत के अंग है।
ये बात विस्तार से मुझे लगता है आदित्य जी भी बताते होंगे, और हम लोग विस्तार से इस पर बात कर सकते हैं। और यूरोप का स्वभाव भाव नहीं है भाई, ये यूरोप स्वभाव भी एक मिथ है। यूरोप नाम की कोई चीज है नहीं। पहले रोमन एम्पायर एक है, रोमन एम्पायर में 80% नॉन रेजिडेंट्स हैं, एनआरआईज है, जो उस क्षेत्र के रेजिडेंट नहीं है। कहाँ के रेजिडेंट है? जिसको तुम सेंट्रल एशिया कहते हो, वहां के रेजिडेंट है। स्टेट फॉर्मेशन है नहीं। और फिर जिसको मिडिल एजेस कहते हैं, डार्क एजेस कहते हैं, वो क्रिश्चियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ यूरोप है। इस क्रिश्चियन कॉन्क्वेस्ट के खिलाफ जो बगावत हुई, तो छोटे 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 स्टेट स्टेट निकले। और ये लोग तब तक भारत के, एशिया के, अफ्रीका के और अमेरिका के कांटेक्ट में आ चुके थे। तो आइडिया ऑफ स्टेट, आइडिया ऑफ नेशन ये आया। और नेशन के नाम पर जितना फ्रॉड चला है 19th सेंचुरी यूरोप में, तो ये हो क्या रहा था? इनकेपेबल पीपल ट्राइंग थिंग्स विच दे कैन नॉट हैंडल। अक्षम, गैर जानकार लोगों के द्वारा गंभीर चीजों में प्रयास, जो सब असफल हो गया। अब चीन और भारत को लड़ाने का प्रोग्राम है? नहीं भाई, ये प्रोग्राम नहीं है, ताकि भारत आगे ना बढ़ जाए। हाँ, ये बात सही है। लेकिन अब अभी इस पर हम आ रहे हैं, पहले कमेंट कर। अब उसके बाद ठीक है, एशियन कॉन्फ्लिक्ट्स आर क्रिएटेड बाय यूरोप, और ये सब बात सही है आपकी। तो कम्युनिस्टों को कैसे समझाएं जी? देखिए, दुष्टों को समझाया वगैरह नहीं जाता है। रावण को, महिषासुर को, हिटलर को समझाया नहीं जाता है, स्टालिन लेनिन। बल से इनको कंट्रोल किया जाता है, या बल से इसका नाश किया जाता है। आसुरी शक्तियों को समझाया नहीं जाता है। अब आसुरी शक्तियों को यूरोप फिलहाल टेरर स्टेट्स कहता है। तो कम्युनिस्ट तो टेरर स्टेट है। तो टेरर स्टेट अपने वजन से खत्म हो गया। कौन सा टेरर स्टेट? सोवियत रूस वाला। उसी तरह ये माओ से तुंग और अब शी जिनपिंग वाला जो कम्युनिस्ट टेरर स्टेट है, जिसको अब एक नया नाम दिया अमेरिकन ने, एक्सपेंशनिस्ट। अरे कम्युनिस्ट पार्टी ने कब एक्सपेंशन किया है भाई? कम्युनिस्ट पार्टी ने कब कौन सी लड़ाई जीती है? जब सोवियत रूस को हिटलर ने दबोच लिया है, तो स्टालिन, चर्चिल और रूजवेल्ट की जो मीटिंग होती है 1943 में, कौन सी जगह, तेहरान में शायद, तो स्टालिन यही तो हाथ जोड़ के कह रहा है कि भाई तुम लोग जरा सा पश्चिमी फ्रंट संभालो, हिटलर की सेना उधर डाइवर्ट हो, तो हम इससे निपटे। तब फ्रांस को लिबरेट करने वाला उसका क्या ऑपरेशन का नाम है, वो चालू किया गया। जापान ने जब सोवियत रूस पर 1905 में, सोवियत ने, ये जारिस्ट रूस है, उसको थप्पड़ लगा के चीजों को निकाल लिया, तो सोवियत रूस, अमेरिका और इंग्लैंड तय कर रहे हैं जापान को कंटेन करने के। तो ये जो कम्युनिस्ट, ये शी जिनपिंग वाली जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ये टूटेगी दो तरीकों से। तो दोनों साथ साथ साइमल्टेनियस होगा। एक, स्वयं के अपने भार से, इस पर हम लोग विस्तार से बात कर लेंगे। और दूसरा, भाई इस कम्युनिस्ट पार्टी को, जिसको, जिसने 19, अब ईयर भूल रहा है, 1933 है कि 35 है, जब जापान मांचू साम्राज्य पर अटैक कर रहा है, जिस पुस्तक की मैं चर्चा कर रही थी, ये पुस्तक है, चर्चिल सीक्रेट वॉर, मधुश्री मुखर्जी। इसमें जो, वो जो इनके सीक्रेट पेपर्स होते हैं या क्या होते हैं, जो 50 साल बाद ये छापते हैं, उसके आधार पर कह रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर
और उसके पहले के भी डॉक्यूमेंट है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब ये कह रहे हैं वी आर ऑन द, इनका पावर का शिखर है, तब इनकी औकात नहीं है, इनके पास एक स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। जर्मनी से लड़ने के लिए भारत से 15 लाख सेना गई है और दूसरी लड़ाई में 25 लाख सेना गई है। तो अब ये जो इस कम्युनिस्ट ऑक्युपाइड एरिया के चारों तरफ जो लोग हैं, नॉन कम्युनिस्ट रशिया, कोरिया, मंगोलिया, मंचूरिया, इधर वाले, फिर इधर से जापान, जापान के बाद नीचे आइए फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया भी तैयार है, फिर और नीचे आइए तो आजकल वाला जो नाम है वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, हिंदेशिया और जो दुनिया भर के नाम, हम भारत वाले, हम लोग को तो बहुत प्रेम है चीनियों से। चीनी तो हमारे मित्र देश हैं, हमारे मित्र जन हैं, हमारे शिष्य हैं, केवल भगवान बुद्ध के शिष्य नहीं है, ये सनातन धर्म के शिष्य हैं। क्यों? इनकी चर्चा तो महाभारत से है। तो हम सब लोग को कोई शौक नहीं है कि कम्युनिस्ट टेरर बाहर जाए, और कम्युनिस्ट टेरर अपने ओवर एक्सपेंशन के कारण वही खत्म हो रही है। और इसमें जो खास बात मैं कहना चाह रही हूँ, जो आदित्य जी को शायद बहुत प्रिय लगेगी या मेरे सुनने वालों को, ये जो स्टेट क्राफ्ट है, राज्य चलाना, राज्य का होना, राजा का होना, राजकोष का होना, राज्य की सेना का होना, इसका कितना सुंदर विस्तार से वर्णन महाभारत में। मैं बहुत कम भारतीय शास्त्रों को पढ़ी हूँ, लेकिन सुनती रहती हूँ। विदुर नीति है, शुक्र नीति है, स्वयं रामायण है, रामचरितमानस है, हमारे अनेकानेक पुराण है, और वेद है, उपनिषद है, बहुत सारी चीजें हैं। किंतु कम्युनिस्ट को तो स्टेट हैंडलिंग आती ही नहीं है। क्यों? ये एक अराजक ग्रुप है जो स्टेट पर कब्जा करता है और कब्जा करके खत्म हो जाता है, ये आखिरी है इनका। उसी प्रकार यूरोप वालों को, अमेरिका वालों को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या है? यूरोप से भागे हुए लोग। लंबे समय तक यूरोप में जो सरवाइव नहीं कर रहे हैं, दीन है, हीन है, सताए हुए हैं या डिपोर्ट किए जा रहे हैं, वो लोग 1920th सेंचुरी में थोड़े से मजबूत लोग भी गए हैं। इन लोगों को, जब यूरोप वालों को ही स्टेट क्राफ्ट नहीं आता है, अमेरिका वालों को भी नहीं आता है। उदाहरण दे दो भाई, महादेव जी की कृपा से या जिसकी कृपा से 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में तुम दुनिया के एक बड़े भूभाग पर को कंट्रोल कर, ये तो सच है। और कंट्रोल करने के बाद आपस में ऐसे लड़ मरे जैसे वो जय विजय लड़े थे, विंद उपविंद लड़े थे, एक दूसरे का नाश कर दिया। और ऐसा नाश किया कि 1945 के बाद यूरोप की हालत, या 1919 के बाद यूरोप की हालत। अब लाइए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को लेने। भाई 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तुम सुपर पावर तो खुद को कह रहे हो, सुपर हो या नहीं, यूरोप में तुम बड़ी भारी शक्ति हो। और एक तुम कहते हो साफ सोवियत रूस सुपर पावर है। 1989 या 1919 में वो बिखर गया है सोवियत रूस, तो तुम अकेले सुपर पावर, और तुम एक काम ढंग से नहीं कर पा रहे। एक शत्रु को सुलटाने में तुम दूसरा शत्रु खड़ा कर लेते हो। 3-4 उदाहरण। भाई सोवियत रूस अफगानिस्तान में उतरा, उसको निपटाने में तुमने ओसामा बिन लादेन और इस्लामिक टेरर को खड़ा कर लिया। सोवियत रूस को निपटाने के लिए तुमने माओ से तुमको खड़ा कर लिया। माओ से तुमको जाकर उसके घर में किसिंगर मिलने जाते हैं, उसके बाद डेंग को खड़ा कर लिया, उसके बाद ये शी जिनपिंग से भी दोस्ती कर रहे हो।
तो भाई अगर स्टेट क्राफ्ट नाम की कोई चीज आप लोग को आती है, तो सिचुएशन का एक ऐसा परमानेंट इलाज किया जाता है कि वो नई समस्या को न खड़ा करे। यानी यूरोपियन स्टेट क्राफ्ट एलोपैथिक दवाई का जैसा हो गया। एक बीमारी ठीक करता है, तीन बीमारी खड़ा कर देता है। तो आपका जो प्रश्न था कि साहब कम्युनिस्टों को कैसे समझाया जाए कि तुम लड़ाई मत करो, पगले को समझाया नहीं जाता, पगले का तो इलाज किया जाता है, और इलाज अभी ठीक से हो रहा है। जी, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया, पूरा हो गया। आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोली, मैं भी नोट कर रहा था आपके आंसर्स, क्योंकि आप भी नोट कर रहे थे, मैं भी नोट कर रहा था। एक मैंने जी पॉइंट जो लिखा है आपके टॉक से, जी जी एक चीज तो बड़ा क्लियर हो गई है कि यूरोपियंस अपनी हाफ बेक नॉलेज जो होती है वो दूसरों पे थोपते हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है, एस जयशंकर, बड़ी दो टूक भाषा में बताते हैं, क्योंकि वो भी महाभारत के स्टूडेंट हैं। तो ये मूर्खों का स्वभाव होता है बुद्धिमानों को सिखाना। ये मूर्खता का माने, जैसे ही मूर्ख बुद्धिमान को समझाए वो अपना परिचय देता है। नहीं, एक वेस्ट में क्या है, अगर मैं तो यहाँ पे रहता हूँ इनके साथ, तो छोटी छोटी बातों पे ज्ञान शुरू हो जाता है इनका, छोटी छोटी बातों पे, ये कल्चर है यहाँ का। और हर किसी को एडवाइस देते हैं, मतलब सुनना कुछ नहीं है किसी को, एडवाइस देना है सबको। और ये सही। लोकल कल्चर है इधर, ये ऐसा नहीं कि ये कोई फॉरेन। ये तो इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि स्टेट डिपार्टमेंट इस तरह बात कर रहा है, या फिर फॉरेन ऑफिस इस तरह बात कर रहा है। यूरोप में फॉरेन ऑफिस बोलते हैं, यहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट बोलते हैं। वो ऐसे बात कर जी रहा है, लेकिन एक नेचुरल कल्चर है। लेकिन जी जिनको बात करना चाहिए, जो जो भारत के लोग हैं, जिनको जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आप कभी ऐसा नहीं होगा कि आप अपने सामाजिक जीवन में लोगों को ज्ञान देते रहे, अपना एक साधारण जीवन आपका चलता है। लेकिन जब आप शो में आए हैं लोगों के साथ शेयर करने के लिए, तो वहां पे आप बोल रहे हैं, है ना। मैं कुसुमलता जी को अभी अच्छी तरह जानना शुरू कर दिया है मैंने। तो इसलिए मैं थोड़ा सा लिबर्टी ले रहा हूँ इधर। तो ये जी यहाँ पे एक कल्चर है ज्ञान देना। जैसे अभी तो बहुत कम होता जा रहा है, जिस तरह इनकी इकोनॉमी गिर रही है। मैं यहाँ पे इतने सालों से हूँ, तो मैं शुरू का एटीट्यूड देखता था और आज का एटीट्यूड देखता हूँ, बहुत ही चेंज हो गया है। और ऐसा नहीं कि मैं बदल गया हूँ, मैं शुरू से ही महाभारत की बात कर रहा हूँ। 96 97 में भी महाभारत की बात करता था, आज भी कर रहा हूँ। तो तो जो भारतीय शास्त्रों में या महाभारत रामायण या गीता में जिनका विश्वास है, वो उनको इनका नेचर समझ में आता है। दो बातें करने से 1 घंटे में समझ में आ जाता है कि क्या कंट्री है ये, है ना। इट्स ए कंट्री। ये पूरा सिविलाइजेशन इज बिल्ट ऑन सेल्स, और उसका ओरिजिन है बाइब्लिकल मिथोलॉजी। वो बाइब्लिकल मिथोलॉजी की वजह से इन लोगों का एक नेचर हो गया है, हम दूसरों को सिविलाइज करने जा रहे हैं, और हमारा काम है लोगों को ज्ञान देना, जबकि स्वयं ही अज्ञानी है। तो जी एक ये बार अभी धीरे धीरे भारत में समझ में आ रही है, भारत जैसे जग रहा है, धीरे धीरे और जग रहा है। 2014 के बाद से 2022 तक इतना चेंज आया है भारत में कि हम लोग, मैं तो आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसा हो रहा है। तो आपने एक बड़ा अच्छा बात बोली कि यूरोपियन नेशंस जो है लोगों को प्रवचन देने में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, और क्योंकि इनका बाइब्लिकल मिथोलॉजी के थ्रू यही चलता है, प्रचार, सिर्फ प्रचार। एंड दे आर वेरी गुड इन सेल्स। तो अब मैं यूनिवर्सिटी सर्किट में आता हूँ जहाँ पे ये पढ़ाते हैं। अभी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने हर जगह कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट खोले हैं। उसने अमेरिका के अंदर अमेरिकन पैसे से करीब 222 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए हैं। 222 से थोड़ा ज्यादा भी होगा, लेकिन इतना पैसा उसने इन्वेस्ट किया है ताकि उसका इमेज सुधर सके वेस्टर्न वर्ल्ड में। तो उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि हॉलीवुड मूवीज में हमेशा जब भी वो चाइनीज को दिखाते हैं, वो मार्शल आर्ट्स के साथ दिखाते हैं, क्योंकि इसके वेस्टर्न साथ। सिविलाइज मार्शल आर्ट्स, चाइनीज जब भी अच्छा। दिखाते हैं हॉलीवुड मूवीज में, मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट दिखाते हैं, और एक इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर दिखाते हैं। जबकि पूरे दुनिया में मालूम है कि दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स डेटाबेसेस सिर्फ एक ही कम्युनिटी बनाती है, और वह भारतीय कम्युनिटी।
कॉम्प्लेक्स डेटाबेसेस जो भी होंगे वो सिर्फ एक ही जगह बनते हैं, और मोस्टली द इंजीनियर्स आर फ्रॉम इंडिया। और दूसरा उसके बाद आता है नंबर रशिया का, क्योंकि वहां पे मैथमेटिकल बैकग्राउंड है। और मैंने महाभारत से प्रूव कर चुका हूँ कि उत्तर कुरु तो भारत का ही पार्ट था शुरू से। तो वो, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं एक जनरल इनसिक्योरिटी है चाइनीज के विरुद्ध। जनरल इनसिक्योरिटी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी या चाइनीज कम्युनिस्ट के विरुद्ध। तो इतना सब पैसा खर्च करने के बाद भी कहाँ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चूक गई। जी। तो आज मुझे भी हल्के मन से मजा आ रहा है। तो जैसे मैं भारत में बात करती हूँ वैसे आपसे बात करती हूँ। तो पुनः टिप्पणियां। इकोनॉमी गिर रही है। तो देखिए क्या है, इकोनॉमी भी स्टेट का सब्जेक्ट है। और जहां स्टेट क्राफ्ट नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, जो आर्टिफिशियल आर्बिट्रेरी स्टेट है। दो। तीसरा, अमेरिका हो या यूरोप हो, जो अपने को G5 G7 G8 कहते हैं, ये कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन पर बने हुए नेशन स्टेट या नेशनल इकोनॉमीज हैं। तो स्वाभाविक है ये लंबा चलना संभव नहीं है। ऐसी इकोनॉमी और उसका ग्रोथ बबल है, और बबल कोई बाहर से नहीं भी करे तो उसका एक फैलने के बाद फटना स्वाभाविक है। तो इकोनॉमी गिर रही है, उठ रही है, गिर रही है, उठ रही है। हम लोग जब पढ़ते हैं अपने शास्त्रों को, तो ये सब विषय नहीं होता है, सब कुछ स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि उसके फाउंडेशन नेचुरल होते हैं, पुराने होते हैं। इनके फाउंडेशन, इनके पिलर्स आर्टिफिशियल हैं, नए हैं, एक्सप्लॉयटेटिव है। और एक्सप्लॉयटेशन अब मुश्किल है। दूसरा, अब बाइबिल वाले पर मेरा बोलने का मन है नहीं है, क्योंकि मुझे ज्यादा हंसी आ जाए। अरे भाई, बाइबिल तो कह रहा है धरती चपटी है। बाइबिल तो कह रहा है कि धरती के चारों तरफ सूर्य घूम रहा है। अब इसके बाद भी कोई उसके आधार पर सेल्समैन करे, तो हमारे तरफ उसको जो शब्द कहते हैं, आई डोंट फील लाइक से। तीसरा, आपने कहा भारत धीरे धीरे जग रहा। नहीं महाराज, भारत सोता नहीं है। इंडियन स्टेट पर स्टूपिड और देशद्रोही लोगों का 1947 में कब्जा कराया गया। कब्जा लेने का उनका सामर्थ्य, औकात नहीं है। सामर्थ्य एक सुंदर शब्द है, औकात डेरोगेटरी शब्द है। तो नेहरू वाले कांग्रेस का औकात नहीं है इंडियन स्टेट पर कब्जा करने का। कब्जा कराया गया। तो उसने भारत के सामर्थ्य को, भारत की बुद्धि को, मेधा को, सामर्थ्य हर जगह आ गया, इकोनॉमिक फील्ड के भी सामर्थ्य को रोकने का भरपूर प्रयास किया। लेकिन हाथी को बकरी या चूहा कितना रोक लेगा, षड्यंत्र कितना रोक लेगा। तो 2014 में जो चेंज आया है वो ये आया है, ये छोटा सा भारत है, 15 अगस्त 1947 वाला भारत, छोटा सा। इस भारत के स्टेट पर एक देशभक्त भारतीय का विराजमान हो गया है। उनका नाम है हम लोगों के प्यारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं तो उनको बुलाती हूँ मेरा नरेंद्र। तो जब मेरा नरेंद्र भारतीय राज्य सत्ता का संचालन कर रहा है, तो भारत का सामर्थ्य संसार को दिखाई दे। अब चीनी लोग कन्फ्यूशियस, वो क्या सेंटर्स बना रहे हैं। चीनी लोग नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी। ये तो हार को स्वीकार करना है। तुमको तो कम्युनिस्ट सेंटर बनाना है, इसका मतलब तुमने हार स्वीकार कर लिया। तुम कन्फ्यूशियस का स्टेट बना रहे हो। 2070-80 के बाद कम्युनिस्ट पार्टी
के ऑक्यूपेशन वाले एरिया को चीन कहते हुए जो पुस्तक कौन छाप रहे हैं, यूरोप और अमेरिका वाले, वो उसके बौद्ध धर्म के अनुराग की चर्चा नहीं करते हैं, उसके सनातन धर्म के अनुराग, अनुराग का मतलब हुआ प्रेम की चर्चा नहीं करते हैं, प्रेम भी नहीं, अनुराग भी नहीं, उसका न्यू, उसका एग्जिस्टेंट, उसका सत्व, चीनियों का, मंचूरियों का, मंगोलियों का, उइगरों का और तिब्बतियों का प्राण क्या है, सनातन धर्म। तुम्हारे कहने से बौद्ध सनातन से अलग नहीं होंगे। हमारे श्री हरि नारायण के 9वें अवतार हैं भगवान बुद्ध। तुम्हारे मूर्खों के कहने से तो वो कोई अलग धर्म नहीं होगा। तो ये कन्फ्यूशियस सेंटर्स खड़ा करना कम्युनिस्ट पार्टी का डिफीट है। और आप कह रहे हैं इमेज सुधारने के लिए, यानी कम्युनिज्म इज ए रिजेक्टेड थिंग। तो आपको कौन सी आइडेंटिटी लेनी पड़ रही है? व्हाट कम्युनिस्ट डज नॉट लाइक, व्हाट कम्युनिस्ट वर ट्राइंग टू इरेज आउट फ्रॉम दैट स्मॉल चाइना। अब जनरल इनसिक्योरिटी सो तो होगी ही। तो अभी तो मैंने टिप्पणी किया और इस टिप्पणी में आपका प्रश्न मैं भूल गई। प्रश्न भी था कुछ कि केवल चर्चा थी आदित्य जी? एक प्रश्न था और मैंने लिखा भी था, लेकिन प्रश्न क्या था वो बोलिए तो उसका उत्तर दे दूं टिप्पणी के बाद। मैं प्रश्न भूल चुका हूँ। तो लेकिन अगर गुड। मैं भूल चुका हूँ, लेकिन चलिए इस अगले उस पे आते हैं, सेनाओं के ऊपर आते इस हैं। बार एक हाई कोर्ट के जज से, रिटायर्ड जज से मैं बात कर रही थी। वो एक बात पर अड़े थे, नहीं यही होगा, और मुझे उसका ठीक उल्टा कराना था। तो मैंने अपना आर्ग्यूमेंट शुरू किया। साथ में बैठे थे एक आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पूरे उत्तर प्रदेश की, जर्मनी से जो बड़ा है। तो बाद में वो मेरी बात मान गए। तो जब हम बाहर आए तो हमने आईजी साहब से पूछा, हरभजन सिंह जी से, कैसा रहा? उन्होंने कहा जी जब आप बोलोगे तो ऐसा ही रहेगा। आज मैं बहुत लाइट मूड में हूँ, सॉरी जी। तो जब मैं बोलूंगी तो आदित्य जी को प्रश्न भूल जाएगा। जी आदित्य जी प्रश्न बताइए। ये लास्ट प्रश्न है। और जो चीन ने कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो सेनाएं बनाई बनाई हैं, जैसे क्या है कि एक इतिहास रहा है चाइनीज। एक आपने बिल्कुल सही बताया, चीन एक बहुत छोटा सा प्रांत है, महाभारत में उसका बहुत रेफरेंस है, और एक छोटा सा जगह है बहुत। और और 2 बार महाभारत में रेफरेंसेस आते हैं। दुर्योधन बोलते हैं कि चीन के व्यक्ति कर देने आते हैं भारत हस्तिनापुर में राजसूय यज्ञ के बाद। और हम्म। राजसूय यज्ञ से के वक्त, जब जब भीम की जब चीन यात्रा होती है, अर्जुन की भी होती है, दोनों की भीम चीन यात्रा होती है, और दोनों जगह हमारी सेनाएं जाती हैं, और वहां के लोग स्वागत करते हैं उनका। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहां पे युद्ध हुआ, स्वागत हाँ करते हाँ। हैं, और बड़े प्रेम से आते हैं भारत में और कर देते हैं। और सिर्फ 3 राष्ट्रों ने कर नहीं दिया, अंधक ने कर नहीं दिया, वृश्निक ने कर नहीं दिया, और पांचाल देश ने कर नहीं दिया, बाकी सबने कर दिया। तो आ, तो ये जब चीन ये जब राजा आते हैं, तो इनको महल के अंदर घुसने की परमिशन नहीं होती। ये महल टू के बाहर ही स्मॉल। बहुत हाँ ऐसा नहीं कि ठीक है। युधिष्ठिर महाराज डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो एक बार बस आप उसके बाद ऐड करिएगा, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं। इतनी बड़ी सेनाएं जब बनाई चीन ने अभी इस समय, कम्युनिस्ट पार्टी ने, और ये सारे कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं, कोई ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल आर्मी हो, दीज आर ऑल पॉलिटिशियन प्लस आर्मी कंबाइंड है विद टूल्स। दोनों चीजें, तीनों चीजें इनके साथ है विद टूल्स। उन्होंने अमेरिका को कॉपी किया, और अमेरिका को वो एक बात समझे कि हमको नंबर्स बढ़ाने हैं सेनाओं के। और इस तरह वो वापस तो एक मानसिकता ये रही कि अगर हमारी इतनी बड़ी सेनाएं होंगी तो लोग डर के भाग जाएंगे। जैसे ड्रैगन है, ड्रैगन इमेजिनरी फिगर है लोगों को डराने के लिए। तो इस तरह इनकी सेनाएं बनी हुई हैं। लेकिन
कहीं भी इनका मिलिट्री एक्शन होता है 1962 के बाद, कहीं पर भी हुआ, भारत में भी कितने सारे ऑपरेशंस हुए, सब जगह ये लोग हारे, वियतनाम में भी हारे, एक जगह भी जीते नहीं। तो लोग जो इनसे जो डरते हैं, चीनी सेना, चीनी सेना, चीनी सेना, एक तरीके का एक डिज्नी कैरेक्टर करके बनाया हुआ ड्रैगन। हाथी तो रियल है, हाथी चलेगा, शेर भी रियल है, लेकिन ड्रैगन इज ए इमेजिनरी फिगर। तो, तो मेरा आप इस पे थोड़ा टिप्पणी करिए कि जो सेनाओं का जो हवा बनाया हुआ है, जी वो वो लोगों को डराने के लिए बनाया है कि यहाँ ड्रैगन है, लेकिन जी। जो वास्तविकता में सोल्जर है ऑन द ग्राउंड, उसको सब मालूम है। इस पे आपकी टिप्पणी क्या है? पहले टिप्पणी ये है कि गीता जी में अर्जुन छोटा प्रश्न करता है, कृष्ण बड़ा उत्तर देते हैं। यहाँ सत्तोलॉजी में अर्जुन ही बोलते हैं, कृष्ण का नंबर कम आता है। खैर चलिए। तो नहीं नहीं नहीं, अभी आपके ही पहले, पास है, पूरा प्लेटफॉर्म आपके पास है। आज मेरा लाइट मूड में हूं। अब मैं आपको दो तीन चीज, ये जो चीन छोटा सा देश है, ये चीन देश है कहाँ भाई? ये जो झुआंगुआ जिसको कहते हैं, इसकी बाउंड्रीज कहाँ है भाई? इसका अनुवाद यूरोप वाले, जो मैं अंग्रेजी में पढ़ी हूँ, मिडिल किंगडम, मिडिल स्टेट, मिडिल स्टेट्स, ये तीन अनुवाद आते हैं। किसके मिडिल में है भाई? कोई तो इसकी बाउंड्री होगी, कहीं लिखा होगा कि भाई ऊपर ये पहाड़ है, ये नदी है। पहले तो प्राकृतिक बाउंड्री होती थी। तो ये मुझे तो कहीं नहीं मिला यूरोप की छपी हुई पुस्तक में। चीनी भाषा मुझे आती है। दूसरा बात, ये जो ड्रैगन वाली बात है, तो ड्रैगन को अजदहा, अजगर बताते हैं। तो जी सांप जो होता है, उसके पांव नहीं होते। पांव तो छिपकली के होते हैं, लिजर्ड के पांव होते हैं। और इस अजदहे के दो पांव हैं। तो पहली बात, न ये सांप है, न ये अजगर है। बासुकी नाग, शेष नाग, तक्षक नाग, कालिया नाग, करकोटक नाग, नागों के तो देश हम लोग हैं। तो वो तो छिपकली है। ये तो विनोद का विषय हुआ। वास्तविक विषय ये है कि जो खिड़की होती थी, विंडो, खिड़की के डेकोरेशन के लिए उसके ऊपर ऐसा सुंदर सज्जा किया जाता। वो सज्जा कालांतर में बदलता गया। उसके लिए एक टेक्निकल नाम है भारत के कला शास्त्र में, कृतिमुख। तो जिसको ड्रैगन कह रहे हैं, ये कृतिमुख है, ये अलंकरण है, ये शुभ है, ये सुंदर है, ये फ्रेंडली है, ये अच्छा है, ये कल्याणकारी है। अब इसको डरावना किसने बता दिया? एक जर्मनी के प्रीस्ट ने, वो कोई चर्च वाला था। तो चर्च वालों को किसी भी चलने वाली, रेंगने वाली चीज से बहुत भय लगता है। क्यों? शैतान को ये बताते हैं कि वो सांप की शक्ल में आकर ईव को समझाया था, इसीलिए सेव के फल पर ये सांप को लपटा हुआ दिखाते हैं। एनीवे, तो ड्रैगन तो अच्छा चीज है। अब फिर बात आई कि सेना बढ़ाना। चीन सेना नहीं बढ़ा रहा है, चीन किसी से नहीं लड़ रहा है। चीन अपने संपूर्ण 2300 साल के इतिहास में डरा हुआ है। किससे डरा हुआ है? अपने नॉर्दर्न, वेस्टर्न, यानी उत्तरी पश्चिमी पड़ोसियों से। ये उत्तरी पश्चिमी पड़ोसी कौन है? भारतीय भाषा में ये शक लोग हैं। कौन से शक हैं? वृषल छत्री हैं। कौन से वृषल छत्री हैं? जिनको नंदिनी ने उत्पन्न किया है। विस्तार से वर्णन है हमारे शास्त्रों में। तो ये डरे हुए हैं, ये सदा हारते हैं, ये स्वभाव से भीरू है। सेना कौन बढ़ा रहा है? कम्युनिस्ट पार्टी। ये सेना कम्युनिस्ट पार्टी की है। ये सेना न चीन की है, न मंगोलिया की, न मंचोलिया की, न तिब्बत की, न कुछ। तो ये कौन लोग हैं पीपल्स पार्टी की? ये सेना नहीं है। सेना का केवल वहम है। इसका कुल काम
अनआर्म्ड या आर्म्ड सिविलियन को मारना है। किस सिविलियन को? उन नागरिकों को जो कम्युनिस्ट पार्टी के कब्जे के इलाके में है। इन्होंने तिब्बतियों को मारा, मंगोलियों को मारा, मंचूरिया के लोगों को मारा, आप सिक्कियों को मार रहे हैं, चीनियों को मारा, हैनान के लोगों को मारा। सेना से लड़ना इनका काम ही नहीं है। अब रही बात साइज बड़ा करना, ये सब मूर्खों का काम है जी। जो अभी कम्युनिस्ट पार्टी का ऑक्युपाइड एरिया है, उसका अगर टेरेन टोपोग्राफी का थोड़ा भी जो जानकार लोग हैं वो अध्ययन करें, युद्ध लड़ना इसके लिए संभव नहीं। भारत को लोग डराते हैं जी, तुम्हारा दो फ्रंट खुल जाएगा। कौन? पाकिस्तान और चीन। अरे चीन कहाँ से हमसे लड़ने आएगा भाई? ये जो पूरा तिब्बत और सिक्किम और ये आगे का जो इलाका है, जो लॉजिस्टिक है, सेना पहुंचाना, रसद पहुंचाना, उस हाई अल्टीट्यूड पर लेना, तिब्बत के अलावा कौन लोग हैं जो उस हाई अल्टीट्यूड को हैंडल कर सकते हैं? तो जो लोग भारत को दो फ्रंट से डराते हैं, वो इस कम्युनिस्ट ऑक्युपाइड एरिया जिसको पीआरसी कहते हैं, इसके 16, 18, 20 फ्रंटियर्स को नहीं देखते हैं। और इसके फ्रंटियर पर कौन बैठा है? जापान। मेरे को तो कहने में मजा आता है, जिसने रौंद दिया था इन सबों, जिससे लड़ने ये कम्युनिस्ट नहीं गए थे। माओ से कहा गया 1949 के बाद एक बार, शायद किसी अमेरिकन पत्रकार ने, अरे भाई जापानियों को कहो जरा माफी वाफी मांगे, रेप ऑफ नानकिंग तो एक है, ऐसे 50 कांड है। बोला क्या बात करते हो भाई, इन जापानियों के कारण तो हम सत्ता में आए। तो ये कम्युनिस्ट जापानियों से नहीं लड़े, तो जापानी इनकी क्या दुर्गत करेंगे? फिर वियट जो 16, 18 हमने नाम बताए, हम दोहरा नहीं रहे, इनमें से किसी से लड़ने की औकात कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं है। और कम्युनिस्ट पार्टी की सेना का जो फॉर्मेशन है रूस वाला ही है। रूस में कैसा कत्लेआम होता था आर्मी के जनरल्स का, उनको क्या क्या सजा देते थे, मुझे याद नहीं रहता है। मैं किताब सामने रख के किसी दिन आप लोग को बता दूंगी। तो इससे तो भाई चूहा भी नहीं डरता है। अमेरिका वाले डरते हैं कि चीन वाले, कि जापान वाले डरते हैं, कि वियतनाम वाले डरते हैं? आप लोग को पता नहीं कौन कौन लोग डरा देते हैं और आप लोग डर जाते हैं। भारत में तो चीन से डरने वाले मेरी जानकारी में लोग नहीं, मेरी जानकारी में, और मेरा व्यापक संपर्क। जो इजीली डरता है वो सबसे ज्यादा वायलेंस करता है। और हाँ और प्रोएक्टिव एक्शन, तो ये डराने का काम इसीलिए होता है कि लोगों को कंट्रोल किया जाए। तो फियर जी साइकोसिस इज द वर्स्ट साइकोसिस, उसी से टेररिस्ट क्रिएट जी। होते हैं। ऐसा नहीं कि और मेरी टेररिस्ट समझ इंडिविजुअल्स। में अमेरिका वाले डरते भिड़ते नहीं है भाई। अमेरिका वाले कोई डराने भिड़ाने का खेल जरूर करते हैं, डरते भिड़ते नहीं है। ये सब जब नहीं तब भस्मासुर खड़ा करते हैं। ये इतिहास है, हिस्ट्री है कि जब भी हुआ है हर जगह। भस्मासुर। और वेपन्स भी जो यूज किए हैं, जैसे यूरेनियम यूज किया उन्होंने हिरोशिमा नागासाकी पे, वियतनाम पे यूज किया, इराक में यूज किया यूरेनियम, डिप्लीटेड यूरेनियम यूज किया। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके मुझे आज बहुत आनंद आया और बड़ा स्वाभाविक डिस्कशन हुआ आज यहाँ पे चैनल पे। और जी जो भी हिंदी भाषी जो लोग हैं जो बोल रहे थे हिंदी में बोलिए, हिंदी में बोलिए, तो आज का शो पूरा हिंदी में था आपके लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका देखने के लिए। और कुसुमलता जी नमस्कार, आप थैंक यू फॉर कमिंग। ऐसी बातचीत के लिए तो मैं आसानी से आ जाऊंगी, जब तैयारी से बोलना होता है तब जरा सा सीरियस होना होता नहीं, आपका जो साधारण बात है ये भी बहुत नॉलेजेबल है कि लोगों के लिए, क्योंकि लोगों को ये समझ में नहीं आता है। पूरे जो शास्त्र है हमारे कन्वर्सेशन पे बेस्ड है, सारे के सारे शास्त्र। है। क्या जी जी पांडवों जी। का कन्वर्सेशन चल रहा है मार्कंडेय के साथ, और ये यही चलता है हमारे शास्त्रों में। और तो अपने ज्ञानी हाथ पुरुष। से बैठ जाएंगे, हाँ। इसके लिए तैयार हूँ। नॉर्मली मैं बहुत तैयारी करके बोलती हूँ क्योंकि मालूम है। भूल जाती हूँ जी, उतना याद नहीं रहता है जी।
तो दर्शकों आप देखिए कि कन्वर्सेशन के अंदर ही जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, उनसे ही बात निकलती है कन्वर्सेशन के बीच में। मेरे को याद है कि जब मैं आश्रम में जब मैं था, तो मैं लोगों की बातें बड़ा ध्यान से सुनता था, क्योंकि बीच बीच में जो जो गुरु व्यक्ति थे, वो लोग इतनी इंपॉर्टेंट बात बोल जाते थे जो एक दिमाग में स्टिक हो जाती है कि ये यही कन्वर्सेशन। क्योंकि सब लोग लेक्चर में एक फॉर्मल लेक्चर होता है, लेकिन जो ज्ञान की बातें होती है साधारण कम्युनिकेशन में ही आती है, जो कन्वर्सेशन में ही आती है। इसीलिए पूरे गीता में, एक्चुअली मैं आपको वहां पे करेक्ट करूंगा, गीता में अर्जुन बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन भी पूछता है, और मैं अर्जुन नहीं हूँ, मैं अर्जुन का अंश भी नहीं हूँ। वो प्रश्न और उत्तर वाला, जी जी जी। सो आई विल स्टॉप हियर, और बहुत दर्शकों को इसको शेयर करिए, वाइडली शेयर करिए, और लाइक करिए, हम हमको बताइए आपका फीडबैक, और क्वेश्चंस बहुत सारे पूछिए। जितने आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उतने कुसुमलता जी को मैं फॉरवर्ड कर दूंगा सारे क्वेश्चंस, या मेरी टीम जी फॉरवर्ड कर देगी। नमस्कार और धन्यवाद।